बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं। सूबाई इंतखाबात का जो मामला, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि 90 दिन के अंदर आइनी तरीक़ाकार है, जब असम्बली तहलील हो जाए तो उसके बाद इंतखाबात हो जाने चाहिए। लेकिन उसमें क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर लाएमल सामने नहीं आ रहा था, शेड्यूल नहीं आ रहा था, और कल बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि इंतखाबात 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट 90 दिन में इंतखाबात करवा पाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पीर के रोज़ एक इजलास तलब कर लिया और वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में देखेगा कि किस तरह 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात एक वक्त पे हों, अक्टूबर में हों, ताकि वो इंतखाबात गैर मुतनाज़ हों और किसी के इन्फ्लुएंस का उसके अंदर तज़किरा ना हो। बहरहाल ये सारी सूरत दिलचस्प हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। उसके बाद देखना है कि क्या इसके ऊपर सूरत बनती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, आज मरीम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर है इस्लामाबाद में, उन्होंने आज ये कहा कि सेलेक्टर्स को समझ आ चुकी है कि इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा थे, और उन्होंने कहा कि हम तो 2018 से ये कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरा हैं। लेकिन अब जिस तरह आज उन्होंने तनकीद की साबिक चीफ जस्टिस का नाम लिए बगैर, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ था, वो बार बार उनके तरफ इशारा करती रहीं, और उन्होंने इमरान खान को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट अदलिया या कोई और इदारा उनके साथ नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि ये सारी जो इस वक्त ब्लेम गेम है, जो एक दूसरे के खिलाफ तनकीद है, इंतकामी कार्रवाइयाँ मुल्क को किस तरफ लेके जा रही हैं। IMF का मामला पैकेज के ऊपर तकरीबन डिसीजन हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, जिस तरह अब रेट्स बढ़ रहे हैं बिजली के या बाकी चीज़ों के ऊपर, जो मायदे के मुताबिक मार्च से अमल दरामद शुरू होगा, उसका एक आम आदमी की ज़िंदगी के पे क्या असर पड़ेगा, उन सारी सूरत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार हैं सना मिर्ज़ा मौजूद हैं, जिनसे इस सूरत पे बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सना। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जो मरीम नवाज़ की आज की तकरीर है और जो उसमें गुस्सा है, जो उसमें तनकीद है, इसको आप कैसे देखती हैं? थैंक यू सो मच इरफान, शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं अगर उनकी आज की तकरीर से पहले अगर इस चीज को एनालाइज करने की हम कोशिश करें कि मरियम साहिबा जो हैं, उनके पास नैरेटिव क्या था रखने के लिए पाकिस्तानी अवाम के सामने, क्योंकि जब वो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो हर चीज, हर जगह, हर तबका फिक्र में यही चीज डिस्कस की जा रही थी कि मरियम इस मरतबा बयानिया क्या लेके आएंगी। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसमें ये बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क था मरियम के लिए कि आखिर वो क्या नैरेटिव अवाम के सामने रखती हैं। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो तो बहुत पीछे रह चुका है, तो अब यकीनन नून लीग में नई जान डालने के लिए एक ऐसे मौके पर जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, वो वैसे ही इख्तिलाफात का शिकार है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नून लीग की या मरियम नवाज की लीडरशिप को कबूल नहीं करना चाहते हैं, जब से उनको सीनियर नायब सदर बनाया गया है या चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। तो यकीनन मरियम के पास जो उनका एक स्टाइल है एग्रेसिव पॉलिटिक्स का और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नयापन जरूर लाना था। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो पॉइंट ऑफ फोकस मरियम ने रखा हुआ है वो इमरान खान साहब की शख्सियत को रखा हुआ है। और क्योंकि बाजवा साहब भी हदफ तनकीद रहे हैं खान साहब के, तो मेरा ख्याल है कि मरियम भी उसमें एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं और वो बाजवा साहब को लिंक करते हुए इमरान खान साहब को भी बहुत सी चीजों का मुर्दे इल्जाम ठहराती हैं। मेरा ख्याल है कि अब आगे जितनी भी कैंपेनिंग होने जा रही है उसमें मरियम का जो बयानिया है वो इसी किस्म का रहेगा। लेकिन इसको हमें कंडेम इस हवाले से जरूर करना चाहिए कि पिछले तकरीर में भी उन्होंने ये कहा था कि खान साहब को सियासत से बाहर निकाल फेंके। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग इतनी पुरानी जमात है, उसके जिस तरीका, जो तरीका पॉलिटिक्स उनका रहा है, उनको कम से कम वो तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए जो खान साहब या PTI का रहा है। उनको बड़े दिल के साथ सियासी मैदान में उतरना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और कम से कम उसी ट्रैक पर नहीं चलना चाहिए जिसके ऊपर चलने का PTI के ऊपर इल्जाम लगता रहा है। यकीनन नून लीग के अंदर भी इख्तिलाफात हैं, जिस तरह कैप्टन सफदर साहब के स्टेटमेंट्स आए, शाहिद खान साहब के स्टेटमेंट्स आते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब जो बातें कर रहे हैं, यकीनन नून लीग के अंदर भी जाहिर सी बात है मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि मरियम साहिबा को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और उसमें उनको जो एक ही टारगेट नजर आता है वो खान साहब है। तो वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनका हदफ तनकीद खान साहब ही होंगे, और उसके साथ कहीं ना कहीं बाजवा साहब का जिक्र भी करेंगी। जो उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि साकिब निसार साहब ने किस किस्म के फैसले किए, उसके क्या असरात हुए आइंदा आने वाले उस अरसे में भी जब वो फैसले किए गए। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, मेरा ख्याल है हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। जी, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अब जनरल बाजवा को या इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस को, उनको तनकीद बनाने से अब कोई उसका फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि
एक अनारकी और एक कशमकश अजीब एक सूरत हाल तजब्जब सियासत में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन्हें चाहिए कि आगे की बात करें कि अब आगे क्या करना है। लोग इनको देख रहे हैं कि आपके पास लाएमल क्या है। देखिए, मैं भी यही चाहती थी कि मैं ये सुन सकूं कि इकोनॉमी के ऊपर मरियम साहिबा की क्या पॉलिसी है, क्या विजन रखती हैं, मईशत के जो चैलेंजेस हैं उस पे उनका आगे क्या स्कोप है, पाकिस्तान के लिए वो आगे क्या सोचती हैं, खारजा पॉलिसी के ऊपर उनकी क्या सोच है, वो तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज जो असल पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं। लेकिन मैं जब उनकी तकरीर सुनती हूँ तो उसमें जो पूरा फोकस होता है उनकी तकरीर का, वो खान साहब की गवर्नमेंट होती है, वो 3.5-4 साल होते हैं, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। ऑब्वियसली अब वो चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। अगर वो मरियम साहिबा ना भी कहें तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी जानता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह निकाला गया। तो मेरा ख्याल ये है कि मरियम साहिबा को अगले इलेक्शन के लिए अगर मैदान में उतारा गया है तो उनको अगले इलेक्शन के बाद मुस्तकबिल के पाकिस्तान का विजन, उसकी तस्वीर कशी आवाम के सामने करनी चाहिए। ठीक। अच्छा सना, ये बताएं कि अब जो कल लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया सूबाई इंतखाबात के हवाले से, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है कि अगर हम इस वक्त इलेक्शन करवाएंगे 2 सूबों में तो ये न्यूट्रल इंतखाबात नहीं होंगे और इनको कोई नहीं मानेगा, और फिर आगे जाके जब अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये टेक कि हमें एक ही वक्त में सारे इंतखाबात करवाने चाहिए, इसके अंदर कितनी जान है? आइन गो के ज़ाहिर आइन की अपनी एक है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? देखिए, ऑब्वियसली मैं आइन के ऊपर तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें बहुत से इश्यूज हैं और वो इश्यूज अगर जी हमारे पास वक्त हुआ तो मैं जल्दी से क्विकली आपको इंपॉर्टेंट चीजें जी, उसमें ज़रूर बता देती बताएं हूँ। जी। देखिए देखिए बात यह है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो रोज अव्वल से नहीं चाहती थी, इवन पीटीआई के अंदर के भी लोग, काफ लीग भी नहीं चाहते थे कि हम असेंबलीज को डिसॉल्व करें। लेकिन जब वो डिसॉल्व हो गई तो ऑब्वियसली अब हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं थी। खान साहब ने जो ये ट्रम्प कार्ड खेला था असेंबलियों को डिसॉल्व करने का, उनका ख्याल ये था कि 90 रोज में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन बात इतनी सादा नहीं थी। ये जो ट्रम्प कार्ड था ये उल्टा खान साहब के गले पड़ा है, और क्योंकि जो हुकूमत है जो आईएमएफ से एग्रीमेंट करने जा रही है उसमें बड़े सख्त तरीन जो शराइत है उनके ऊपर वो मान रही है। तो ऑब्वियसली अगर वो उन शराइत को मान लेती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो इलेक्शन में जाए तो कोई उनको वोट डाले। उसके लिए उनको ठीक। 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए। और अगर आपको याद हो तो महीना डेढ़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में ये बात कही भी थी कि हमें कम से कम 8-10 महीने चाहिए, 6 महीने में हमारा मसला हल नहीं होगा, यानी कि हम अवाम में नहीं जा सकेंगे। अब जो टेक्निकली लाहौर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से प्रो पीटीआई फैसले आ रहे हैं, लेकिन मैं उसके जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर कमेंट नहीं करती। लेकिन ये वो जी बात है जी। जो कि जुबान ज़द आम है। जहां तक हम्म। डिसीजन की बात है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फैसला तो दे दिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी देना है, उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं। इसमें अब 3-4 जी, चीजें मंडे को इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इजलास बुला लिया इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन ने इस पे। देखिए अब इसमें 3-4 चीजें जो 2 मीटिंग्स पहले हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में। वजारत दाखिला ये कह चुकी है कि जी हम आपको वर्क फोर्स नहीं दे सकते, फौज ये कह चुकी है कि हम आपको फौज नहीं दे सकते, अदलिया ऐसे ये ही कह चुकी है कि हम आपको मैन पावर नहीं दे सकते, वजारत खजाना ये कह चुका है कि हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। फंड्स जब नहीं दे आपके सकते। 3 जी से 4 बड़े इदारे खुलकर ये कह रहे हैं कि हम आपको सख्त सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन बहैसियत इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इन तमाम रिसोर्सेज की जरूरत होती है इलेक्शन के लिए। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका पैसा। इलेक्शन कमीशन तकरीबन 60 अरब रुपए मांग रहा था इलेक्शन करवाने के लिए, 2 सूबाई असेंबलियों की और एक कौमी असेंबली की जो निशस्तें छोड़ी गई हैं। इन्होंने ठीक। कहा कि हम 60 अरब नहीं दे सकते, फिर वो 47 अरब पे आए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम आपको सिर्फ 12 अरब रुपए दे सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कहां पर 60 अरब रुपए हैं और कहां पर 12 अरब रुपए है। इलेक्शन करवाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट और भी है, वो ये है कि अगर इस चीज को किसी ना किसी तरीके से कोर्ट्स में नून लीग या इलेक्शन कमीशन लिंगर ऑन कर लेते हैं, तो टेक्निकल एक पॉइंट ये है कि अगर 4 माह के वक्त में, यानी कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन से 4 माह पहले असेंबलीज डिसॉल्व हो या वो टाइम पीरियड रह जाए कि इलेक्शन करवाने हो, तो फिर अजिमनी इलेक्शन वैसे ही पोस्टपोन कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 4 महीने का जो टाइम है अब इसमें हम जनरल इलेक्शन पर ही जाएंगे। तो अगर महीना ठीक। डेढ़ खींच लेती है ये गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन, तो फिर मुश्किल है कि दोबारा हम जिमनी इलेक्शन में जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ठीक। पीटीआई को ये चीज भी अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने इसको ब्रीफ किया। ये अब आते हैं आईएमएफ के पैकेज के ऊपर। आईएमएफ का ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके बगैर रिलीफ मिलने का। बहरहाल अब एक पैकेज आ गया, होपफुली जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं अब दोस्त ममालिक से भी इसमें उम्मीद की जा सकती है कि वो भी आगे जाके हमारे साथ मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन इसका जो आवाम पे असर पड़ने जा रहा है, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप क्या समझती हैं कि ये ऐसे टाइम में गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएगी? क्योंकि एक आम आदमी को तो किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, ना उन्हें आईएमएफ से कोई लेना देना है, ना उन्हें
किसी हुकूमत या अपोजिशन से, उनका तो अपना रोज़मर्रा के मामलात से उनका वास्ता है। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे स्टेट बैंक के, वो तकरीबन 2 अरब 95 करोड़ डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास तकरीबन 5 अरब समथिंग कुछ डॉलर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 8 अरब डॉलर के करीब अमाउंट है। लेकिन अब हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि हम 1.1 अरब डॉलर जो है वो आईएमएफ से लें। जो आईएमएफ शराइत दे रहा था उसमें से कुछ शराइत के ऊपर हमने उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करवाया है, लेकिन 90% कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। अब इसमें जो सरफहरिस्त कसूरवार हैं वो इसहाक डार साहब हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट तो रही है कि उन्होंने 3 वज़ीर खजाना का टाइम लिया। हफीज शेख साहब थे, पहले असद उमर साहब थे, फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब डील करने लगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब डील करने लगे तो उनको हटा के डार साहब को ले आए। तो जो 1.5 महीने का डिले एटलीस्ट नून लीग की गवर्नमेंट में आया है, रिस्पॉन्सिबल डार साहब इसके हैं। इनसे क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर जो 1.5 माह का आपने वक्त जाया किया, इससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन और दगरगू हो गई। लेकिन खैर अब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जो 8 रुपए बढ़ाने की फी यूनिट बिजली की बात की जा रही है मरहलावार, ये एक बॉम्ब है जो कि आवाम के ऊपर गिरेगा। गैस के नर्ख बढ़ाने की बात की जा रही है, डीजल के ऊपर 10 रुपए बढ़ाने के ऊपर पाकिस्तान अग्रीड है। उसके अलावा 170 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान को लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत कम है। आईएमएफ का जो उनका जो मेमोरेंडम है उन्होंने जो दिया है ऑफ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी, वो उन्होंने कल शेयर किया है। और ऑब्वियसली उसमें कुछ और शराइत भी ऐसी हैं जो कि आवाम के सामने नहीं है। लेकिन जो मोटी बातें हैं जो सामने आ सकी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हमें अगले इस 1 माह के अंदर, बल्कि इसी फरवरी के अंदर ये अमाउंट नहीं मिलता, तो फिर हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर हमें डिफॉल्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें सिर्फ ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, वो भी फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि जब ये अमाउंट आ जाएगा उसके बाद सऊदीया से और चीन से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उसको इससे नफी कर दिया है। तो जब तक आईएमएफ की डील नहीं होती है उस वक्त तक हमें जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हमारी जो इकोनॉमिक चेन है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हमें आईएमएफ से पैसा नहीं मिलता। तो पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इस वक्त आईएमएफ को कबूल करने के अलावा। ठीक, बस ये बड़े चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपसे न्यूट्रली हमारा था कि आपसे डिस्कस करें कि आप अपना बीइंग एनालिस्ट इसके ऊपर क्या टेक रखती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सीनियर एनालिस्ट सना मिर्ज़ा, उनसे बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। आईएमएफ डील के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, और इसी तरह से जो मरीम नवाज़ की आज की तकरीर थी और फिर सूबाई इंतखाबात क्या उसके अंदर पेचीदगियाँ हो सकती हैं और उसके अंदर किस तरह अमल दरामद मुमकिन है, ये सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात की। इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि जहां उन्हें ना तो सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, ना उन्हें फाइनेंस दिया जा रहा है और ना ही किसी और तरह की असिस्टेंस दी जा रही है, ऐसी सूरत-ए-हाल में इलेक्शन कमीशन क्या इस काबिल होगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 90 दिन में इंतखाबात करवा सके? ये चंद सवाल हैं जिनका जवाब अगले दिनों में आएगा। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पे बात की, आईएमएफ के पैकेज पे बात की। इस सेगमेंट में भी हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, बिलखुसूस जो मरीम नवाज़ साहिबा की आज की तकरीर है, जिस तरह उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फिर उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर इसी तरह साबिक DGISI और फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तीनों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान साहब को बड़ा डायरेक्ट मैसेज दिया कि अब आपके हाथ पे ताली बजाने वाला कोई नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब आपकी जो बैसाखियाँ थी जिन्होंने आपको इक़्तिदार में लाया, और अब वो समझ चुके हैं कि आप मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा थे। हम तो पहले ही समझ चुके थे लेकिन वो अब समझे। बहरहाल इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मसर्रत चीमा। मसर्रत चीमा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा का जो आज आप लोगों के ऊपर एक नया अटैक था, इसका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज सुबह जब आंख खोलती है तो उन्हें कोई ना कोई टारगेट चाहिए, वो किसके ऊपर अटैक करे। कभी उसकी जद में उनकी अपनी फैमिली आती है, कभी उसकी जद में उनकी जमात के सीनियर रहनुमा आते हैं, और कभी उनके अपने शोहरे नामदार आते हैं, और कभी खान साहब को तो वो खैर भूलती नहीं। देखें, ये जो इमेच्योर, बगैर किसी स्ट्रगल के जिस तरह से ये करप्शन की एम्पायर उनको प्लेट में रख के दे दी गई, इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली एक इतनी बड़ी सियासी जमात महारानी को इनहेरिट कर दी है उनके वालिद साहब ने। अब वो मतलब
सोचे समझे बेपरकी उड़ाना तो कोई इन खातून से सीखे। हम एक सियासतदान आपस में एक मुहावरा बोला जाता है कि ओ जी उसकी तो बात ही ना करो, इसको तो अपने घर के लोगों ने वोट नहीं देना। बंदे यूजुअली करते हैं कि इसको तो इसकी बीवी भी वोट ना दे। तो मोहतरमा को पहले ये देख ले कि ख्वाब देख रही है प्राइम मिनिस्टर बनने के, तो पहले अपने खामन से तो मशवरा कर ले, उनसे तो पूछ ले, कन्विंसिंग कर ले कि क्या वो उनको वोट देने के लिए तैयार हैं, या उनको लीडर अपनी पार्टी का कोई बंदा, जो बंदा से मुराद कोई अक्ल शौक रखने वाला रहनुमा, उनके साथ काम तक करने को तैयार नहीं है, दैट शी इज नॉट केपेबल कि इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखी जा सके। बिकॉज देखें, मुशर्रफ दौर खासा मुश्किल दौर था पीएमएलएन के लिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त सौंपते से ही जेलों में गए, ख्वाजा साद रफीक हो गया, खान अब्बासी साहब हो गए, बाकी जितने भी, मिफ्ताह इस्माइल, देखें इन्होंने उस दौर में भी इनका साथ नहीं छोड़ा, वफादारियां नहीं बदली। ऐसा क्या हो गया कि ये बीबी के आने से, उसकी वजह ये कि देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी इन हर एटीट्यूड, और हकीकत पसंद ना होना, और बड़क मार के बात करना, चाहे वो मुखालिफ जमात का कोई हो, और अनरियलिस्टिक बातें करना लाखों के मजमे को। आप ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो करना होता है, लेकिन इतने बड़े बड़े सफेद झूठ, और झूठ भी वो जो अपने ऊपर फिट बैठते हो, जो सारी ऐसी सिचुएशन का माशाल्लाह से पिक्चर पेंट करती हैं, जो एक एक फिक्रा, मैं इमरान खान तुम्हें हम लंदन भागने नहीं देंगे, भाई भाग के तो तुम्हारा अब्बू जी क्या है, तुम गई हो, फिर इस तरह की बेवकूफाना बातें। सो मैं तो इनको, सच्ची बात यह है कि अगर ये किसी प्रोसेस स्ट्रगल के तहत आई होती, और अभी तक करियर में कोई काउंसलर तक का तो इलेक्शन लड़ा कोई नहीं है। मरियम नवाज ने तो जो कहा सो कहा, वो आपने उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की, लेकिन एक मेरा ये पॉइंट है कि जो पुराने लोगों को, अब जैसे कि साबिक आर्मी चीफ थे या बाकी लोग थे, आप लोग भी तनकीद कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनको तो दोनों ने फुटबॉल बना के रख दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों इस चीज़ से निकलें और आगे की बात करें? मुल्क को बाकी बेशुमार इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक हकीकत सामने रख रहे हैं, कोई रियलिटी चेक है। मसलन मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखती हूँ। 2017 से 22 तक के जो 5 साल थे ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए पाकिस्तान में भेजे। दोबारा सुने, 145 अरब। और हमने, सऊदी अरब ने हमें कितने दिए 5 साल में? 5 साल में 10 अरब डॉलर। IMF ने 4.5 अरब डॉलर, चीन ने 4.2 अरब डॉलर, और अमेरिका ने खाली 800 मिलियन डॉलर। इन सबको मिलाएं तो ये 20 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं बनता। और ओवरसीज पाकिस्तानी हमें कितने उन्होंने भेजे? 145 अरब डॉलर। वजह, ट्रस्ट, एतमाद। और अगर हम जो रूल ऑफ लॉ या हकीकी आजादी की बात करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे, और यहाँ पे तो लोगों के प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, जिस दिन हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को ऊपर ले गए, तो आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट्स, खाली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट से हमें बैरूनी कर्जों की जरूरत नहीं रहेगी। सो इस मुल्क की चलती हुई इकोनॉमी का भट्टा बिठाने वाला एक शख्स, इस मुल्क के अंदर आज हम जितनी तकलीफें, मुसीबतें, सौकतें, हर बंदा जाती हैसियत में जो कुछ सफर कर रहा है, उसका मुझे एक बंदा है, सिर्फ एक ही तजर्बाकार था, बाकी तो उसकी टीम थे, हवारी थे। लेकिन इसमें सरद चिमा एक सवाल ऐड करूंगा, फिर आप बोलिए कि वही तजर्बाकार बकौल मरियम नवाज के आपको लाने में भी शामिल था, तो उस वक्त वो अच्छा तजर्बा था, लेकिन जब आपको निकाला तो तजर्बा बुरा हो गया। इस चीज़ के ऊपर आप नहीं समझते कि PTI डबल बातचीत कर रही है? नहीं डॉक्टर साहब, इस औरत की तो ये फजूल किस्म का आर्गुमेंट होता है जिसका सर मुंह पैर नहीं होता। मैं बात करूंगी कि अगर ऐसी बात है तो अब तो वो तजर्बाकार और तजर्बाकार टीम कोई भी हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ना हम मांग रहे हैं, राइट? अगर मैं 1 मिनट के लिए इनकी इस लॉजिक को मान लूं, उसी तजर्बाकार के होते हुए अपने बाई इलेक्शन लड़ा ना पंजाब के अंदर, और हमजा की जो उस वक्त हुकूमत थी पंजाब में, और जो हमारा हशर हुआ, और तजर्बाकार लैब के जितने भी अटेंडेंट्स थे जिन्होंने ये तजर्बा इजाद किया था, और ये सारी पाकिस्तान की कुव्वतें एक तरफ थी, और हम निहत्ती जमात एक तरफ थे। हमने इनके मुंह से सीटें निकाली, और हम वो सीटें जीतने का जो लोटों के बाई इलेक्शन हुए थे, मतलब ये था कि सबका बयानिया, सबकी सियासत, सबकी एफर्ट, सबकी लैब तबाह बर्बाद होनी, उसके बावजूद हम जीते ना। मैं ये कहती हूँ कि मरियम हमें गलत साबित करे ना, ये आज आए, ये 4 साल
ये माशाल्लाह से मेकअप करके ट्रक पे चढ़ जाती थी और इलेक्शन कराओ, वोट को इज्जत दो, और जो तमाशे इसने किए, एक बात 100 एतराजात हम उठाएं एक बंदे की, ये अल्लाह का निजाम है, यकीन मानो एक प्लानर ऊपर बैठा है। कैप्टन सफदर की $1 बिलियन की बात है कि सारा वक्त इन्होंने ड्रामा रचाया, सब ने कंटेनर शेयर किया, एक दूसरे के तरानों के ऊपर प्रॉमिसेस दी, वोट को इज्जत दो, राइट। ये भूल जाती कि इसके अब्बा कैसे आए थे, ये भूल जाती है कि ये मोहतरमा बनने की नाकाम कोशिशें कर रही होती है। बेनजीर और थी वो, और ही नस्ल थी वो, और ही खून थी वो, आई वो अपनी जिंदगी जी गई, उसका एक स्टेचर, पढ़ी लिखी, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत, और एक घुटन और इतनी डिक्टेटर की मुखालफत करते हुए वो यहाँ तक पहुंची। ये क्या है, महारानी उठी, मेकअप किया, छोटी बड़ी सर्जरी कराई, और उसके बाद जई तई कर दी, कभी किसकी। लड़ाई के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। अब शुक्र है कि अब रोजाना ये 100 मोटो एक्शन लिया करेंगी अपने ही खामद के खिलाफ। तो इनको तो कोई सीरियस नहीं लेता, इनको हम क्या सीरियस ले। फिर भी मैं कहती हूँ सियासी हाल सारी बातों का, जो जितनी मर्जी कोई गप लगा ले, बकबक कर ले, नतीजा ये है कि ये जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होना है, मैदान लग गया है। अब आप तशरीफ लाएं और इलेक्शन कैंपेन में आए, और ये हीले बहाने आए बाएं शाये ना करें। 4 सालों की पुरजोर आपकी फरमाइश थी, और फरमाइश क्या थी? लेकिन देखें, अभी इलेक्शन के लिए मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट नहीं मिल रही ना फौज उन्हें सिक्योरिटी देने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन को फाइनेंस फंड करने को तैयार है, ना गवर्नमेंट चाहती है। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन इसको कैसे मैनेज करेगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया की तारीख का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें जिसका जो काम है ना वो करना नहीं चाहता। मसलन इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कराना। आइन कल तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनके 14 तबक रोशन हो जाने चाहिए, जो कि पहले भी इसमें कोई काम तो नहीं था। आईने पाकिस्तान में ओपन तरीके से, खुले तरीके से लिखा हुआ है कि भाई इलेक्शन विद इन 90 डेज ही होने, और 1 घंटा भी ऊपर करने के आप मिजाज नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो ये गैर आईनी कदम होएगा। तो ये तो इन्होंने करना ही करना है। यानी कि पुलिस जिसका काम है सिक्योरिटी फराहम करना, वो फराहम करने को तैयार नहीं है। मतलब रोने को दिल भी करता है, हंसने को भी दिल करता है। उसके बाद माशाल्लाह से इलेक्शन कमीशन हर दफा बड़ा सा मुंह बना के और बुरा सा मुंह बना के एक इजलास करते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी होती है मज़हका खेज, उस पे बात करें तो ये पीर के दिन दोबारा इजलास बुला लिया उन्होंने, मंडे वाले दिन दोबारा इजलास बुला लिया उन्होंने। माशाल्लाह कोई फनी किस्म की प्रेस रिलीज के लिए कौम तैयार है, और कोई इलेक्शन करवाने के अलावा हर तरह की आप इनकी राम कथा सुनने के लिए तैयार रहें, और बहाने ऐसे ऐसे घड़ के लाएंगे ना, जैसे बचपन में जो बच्चे स्कूल ना जाने के लिए कहते थे मेरे पेट में दर्द है, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे टीचर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इनका हाल ये है। देखें, बात वो करे, कोई सर मुंह पैर नहीं है किसी भी बहाने का। जितने मर्जी बहाने हो, अल्लाह माफ करे, जंग भी लगी हुई है तो आयन ये कहता है कि आपने इलेक्शन कराना है, तो उठे शाबाश। अच्छा, ये अब बताएं, एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसकी तरफ जाएंगे क्योंकि वक्त हमारा एंड की तरफ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि शौकत तरीन साहब जो आपके फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, और उनके हवाले से भी जावेद चौधरी के कॉलम में जो बातें आई हैं सामने, वो तो चलें एक अलग है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। FIA ने उनकी एक ऑडियो जो कि मुबैना तौर पर उनकी है या नहीं है, बहरहाल उसको बेस बना के वो कह रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार करें ताकि हमें पता चले कि ये मुल्क की जो माशी सलामती थी उसको दाव पे लगा रहे थे। इस पे PTI का क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, मैं एक फिक्रा कंप्लीट कर लूं कि देखें, मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उठें शाबाश, आप पाकिस्तान की टैक्स के पैसे के ऊपर पल रहे हैं। आपका जो आईनी ओहदा है उसका तकाजा ये है कि उठें शाबाश, तैयार हैं, मुंह हाथ धोएं, और जो मंडे की प्रेस रिलीज है ना उसमें यह है कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। ये रोंदू बच्चों की तरह रोना बंद करें। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें, जावेद चौधरी ने, पता नहीं, मैं आज ये खुलेआम बात करने लगी हूँ, ये कौन सा ठेका उठाया है माशाल्लाह से, ये कौन सी बुकिंग की है कि झूठों पे मबनी एक से एक बढ़कर, कुछ तो इन्होंने माशाल्लाह ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हैं कि मेरा पहले दिल किया कि मैं इनको जवाब दूं, फिर मुझे लगा कि फजूल में इंपॉर्टेंस दो अपने कॉलेज। आपके ख्याल से वो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, कोई ऐसी वैसी बात हुई नहीं? आपको लगता है कि उनका कॉलम जो है वो खुद साख्ता है या उनको बताया गया होगा? मेरी अर्ज सुने, सबसे पहले तो मैं एंड पे एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगी इनकी कॉलम से रिलेटेड, वेरी फनी। देखिए, सबसे पहले मैं मुजम्मत करती हूँ, शौकत तरीन साहब ने इस मुल्क को सर्व किया है, जो उनकी एज है, और हम किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं करेंगे अगर उनके खिलाफ कोई इंतकाल
कार्रवाई की गई। अब ये बाज रहे, भले किसी इदारे ने कोई इज्जत नहीं कमाई इसी तरह की कार्रवाइयों के एवज, और उसका टेक होम क्या या आउटकम ये है कि लोग ज्यादा बहादुर हुए हैं, लोगों में जुर्रत ज्यादा आई है, हर सच के साथ लोग अटैच ज्यादा हुए हैं। लिहाजा आपकी जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयां वो आपको उल्टी पड़ी हैं, उसका उल्टा फायदा नहीं नुकसान हुआ है। सो स्टे अवे। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें ये जो सुबह उठते साथ ही ये जो अजीबो गरीब किस्म का फनी किस्म का इनका कॉलम होता है और अगले दिन उसके ऊपर ये बंदा वीलॉग कर देता है। इन्हें इस बंदे ने दो कॉलम के अंदर हमारा भी जिक्र किया। एक इसने मेरी स्पीच जो जनरल बाजवा के जाने के ऊपर मैंने की थी उसकी इतनी फनी स्टोरी घड़ी। मैं हल्फन ये बात बताने को तैयार हूं कि पार्टी में से किसी को पता भी नहीं था, मेरे हल्के के लोगों ने एक इवेंट रखा। सजाद कमांडो हमारे खान साहब के वॉलंटियर्स रजाकार जो है उनकी अहमद भाई की टीम का हिस्सा है। मैं उसकी बर्थडे थी। मैं और जमशेद हम अपने इनको अपनी औलाद की तरह समझते हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे वर्कर्स, सपोर्टर्स, मैंने उसकी बर्थडे की केक कटिंग रखी और उसके ऊपर जो मेरे दिल में आया, मेरे अपने जो जज्बात थे, मेरी स्पीच बाद में खान साहब तक पहुंची, किसी और ने भेजी कि जी वो मंसूबा बनाया गया तो इनसे कराई गई, तो ये बेपरकी उड़ाता है। अहमक आदमी कोई इसकी बात में सर मुंह पैर नहीं होता। और अच्छा हुआ कि बाजवा साहब ने खुद भी इस बात की तरदीद कर दी कि ये बात तो मेरी इनसे हुई नहीं। फिर इसने एक चेक बाउंस होने की बात की। तो मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज करती चलूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलेक्शन पे हमने पार्टी को 1 करोड़ दिया था, कैश फॉर्म में दिए थे पैसे। और मैंने एक यूसी के अंदर, पूरी पार्टी को भी पता है, मैंने एक यूसी के अंदर अलग से भाई साहब 50 लाख लगाए थे। तो कुल मिला के मैंने और मेरे खामन ने उस इलेक्शन में, बाय इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें हमने 1.5 करोड़ रुपया लगाया था। उसकी पार्टी के पास रसीदें मौजूद हैं। मैंने तुम्हें जरूरी नहीं समझा कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूं। लिहाजा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कोई नहीं, सुबह उठते हो और जो आपके मुंह में आता है वो आप बोलते चले जाते हो। एक काम इसमें अच्छा हुआ है, वो ये कि ये जो मैं न्यूट्रल हो गया हूं, तो अब कोई इदारों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया था, उसकी कलई खुल के सामने आ गई है। वो आप सब हमको अगर कोई शक था, वो कहते हैं ना कोई शक रह तो नहीं गया, वो एक एक लफ्ज जो इस बेवकूफ आदमी ने मोती पिरोए हैं, उल्टा अपना जिनका ये वकील बना था उन्हें ही डबो दिया है। और एक एक लफ्ज इनका बता रहा है कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, 22 करोड़ आवाम उस साजिश को भुगत रही है, और इन बेवकूफों के टोले ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। माफी मांगे, बाजमात माफी मांगे। बाकी अवाम की अदालत में ये इसीलिए पीडीएम नहीं जा रही कि जो अवाम इनकी ठुकाई करेगी, जो अवाम इनसे बदला लेगी, तो ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि हमारी जमानतें जब्त होंगी, हम अवाम में जाएंगे तो वो कहता है हमें पजीराई नहीं मिलेगी। राना साहब, पजीराई का आप लफ्ज भूल जाओगे जो अवाम आपके साथ करेगी। आज लोगों के हाथों में पैसा है, आटा खरीदने से नहीं मिल रहा। आज हमारे गाड़ियां जाती हैं, पेट्रोल नहीं मिलता। आज पाकिस्तान की 6% ग्रोथ पे चलती हुई इकोनॉमी तबाह, इंडस्ट्री तबाह, हर चीज बर्बाद। डेफिनेटली मिसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस हमारा क्योंकि वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, आपने बड़ा डिटेल से सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के इस दूसरे सेगमेंट में हम सर चीमा से तफसीली बात की। मरियम नवाज़ साहिबा की स्पीच के ऊपर इनका रद्द-ए-अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको यकीनी तौर पे आपकी राय का भी हम उसमें इंतज़ार करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि तुर्की में हमारे भाई बहन जिस मुसीबत में हैं, पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के एक ताजर ने जो यूएस में उन्होंने टर्की के सफारत खाने गए और वहाँ सिर्फ $30 मिलियन का यानी $3 करोड़ उन्होंने अतिया किया और अपना नाम भी ज़ाहिर नहीं किया। ये वो खूबियाँ हैं पाकिस्तानी कौम की, जो ये जो वो जज्बा है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, टर्किश भाइयों के लिए, जिसको यकीनी तौर पे हमें उसका काबिल सिताइश करार देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी ऑपरेशन जारी है, जो रेस्क्यू टीम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की और गवर्नमेंट के इदारों पे मुश्तमिल वहाँ पहुँची है। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में इमदादी मिशन जारी रखे हुए हैं। इस वक्त तक तकरीबन जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 51 बिल्डिंग्स हैं और इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम गई है। उन्होंने वहाँ जाके रेस्क्यू किया है, कई लोगों को वहाँ मलबे से ज़िंदा निकाला गया। बहरहाल एक मुश्किल की घड़ी है तुर्की के लिए, और पूरा पाकिस्तान, मीडिया, यहाँ के लोग, यहाँ के तमाम NGOs, इदारे, सब के सब तुर्की के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले मेरी रेड क्रिसेंट के जो पाकिस्तान में चेयरमैन हैं सरदार शाहिद लगारी, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 50,000
डॉलर उन्होंने सबसे पहले यहाँ तुर्की के जो सफ़ीर हैं उनके हवाले किए, और इसी तरह फिर सीरिया के जो सफ़ीर हैं उनके लिए भी $25,000 ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल अकाउंट्स में से जो उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस तरह बड़े लेवल पे भी काम हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला तुर्की का हामी नासिर हो। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।